नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 16 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया जो है ये हॉकी से संबंधित है। ये वंदना कटारिया के बारे में पूछा गया था किस खेल से संबंधित है, तो आपको हॉकी आंसर करके आना था। चलते हैं, ये उत्तराखंड के रहने वाली है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि वोकल फॉर लोकल योजना 2022 जो मोदी जी ने अनाउंस किए थे, तो इस योजना का संबंध किससे है? तो वोकल फॉर लोकल योजना जो है ये देसी उत्पाद को बढ़ावा देना तथा विदेशी उत्पाद का बहिष्कार करना। आप जानते हैं कोविड-19 में बहुत सारे जो देसी उत्पाद है वो ठप हो गया, उत्पादन उसकी रुक गई, तो बाद में जो है इसकी जो है फिर सेल घट गई। तो ये योजना चलाया गया कि भाई देसी जो कुटीर उद्योग है, जो गांव अपने देश में प्रोडक्ट होता है जिसका, उसको फिर से जो है पटरी पे लाने के लिए वोकल फॉर लोकल योजना चलाया गया था। एक प्रश्न आया था, शिक्षा का अधिकार संबंधित आर्टिकल रिपीट किया हुआ है, ये 14 बार रिपीट कर चुके हैं। तो आर्टिकल 21 का ये जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस आर्टिकल की व्यवस्था की गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार है आपका 6। पहले कितना हुआ करता था? 7। कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार हटा। संपत्ति का अधिकार हट गया, कब हटा? 1978 में हटा। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अभी कौन सा है संपत्ति का अधिकार? तो आर्टिकल 300 के क में रखा गया है विधिक अधिकार। इसके बाद मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल कहां से कहां तक कवर करता है? 12 से लेकर 35 तक। कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। तो इतनी सी बात आपको मौलिक अधिकार के बारे में तो जानना ही होगा। चलते हैं आगे। एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 का जिक्र करना जरूरी है। यह है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। मैं बार बार बताता आ रहा था और परसों या इससे एक दिन पहले जो है एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? कोई तो बोल रहा है कि यह प्रश्न पूछा गया था, कोई बोल रहा है कि संविधान निर्माण के समय भाषा से संबंधित रिलेटेड प्रश्न आया था, एक लड़के तो बोल रहे हैं कि शास्त्रीय भाषा। तो जो भी क्वेश्चन होगा ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं इसमें नहीं बता सकता कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था। फिर भी बहरहाल भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषा की बात करेंगे तो 22 गो भाषा हो जाएगा वर्तमान में। शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो ये 6 गो हो जाएगा। 6 गो जो हो जाएगा तमिल हो जाएगा तमिलनाडु का, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, कन्नड़ कर्नाटक का, संस्कृत प्राचीन भाषा है, मलयालम जो हो जाएगा आपका केरल का हो जाएगा, और ओडिसी आपका 2014 में बनाया गया शास्त्रीय भाषा, ये आपका जो है ओडिशा का हो जाएगा। साथ ही साथ ओडिसी नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राज हड़प नीति किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था राज हड़प नीति। सबसे पहले सतारा को हड़पा था, फिर नागपुर, फिर झांसी। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन छपते रहते हैं आए दिन एग्जाम में। एक प्रश्न आया था कि 1869 में कौन सी नहर का निर्माण किया गया? तो 1869 में जो आपका स्वेज नहर बना था। ये 1859 में जो है इसका काम स्टार्ट हुआ था और 10 साल के बाद ये नहर बन गई थी, ठीक है। ये मिस्र में ये नहर है, ठीक है। मिस्र में जो है, अफ्रीका मिस्र में ये नहर है। स्वेज नहर जो है लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। टोटल लंबाई की बात इसकी कर लें तो ये सबसे बड़ी नहर है और 168 किलोमीटर आपको कहीं कहीं बुक में मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में आपको 164 मिलेगा। तो मैं 164 से 168 तक के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा उसको टिक करूंगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण का बात करेंगे तो 1956 में होता है, कर्नल नासिर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तमिलनाडु की सबसे छोटा जिला तमिलनाडु का जिला है, मतलब क्या बोलता है उसको, राजधानी है चेन्नई। चेन्नई जो है तमिलनाडु में सबसे छोटा जिला है। और मैंने बताया था एक बार पहले कि ये क्वेश्चन आज न कल जरूर छपेगा, आप देख लीजिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो है ये चेन्नई में स्थित है। इसके अलावा चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास है। ये भारत के 4 महानगरों में से एक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र बार बार रिपीट हो रही है, CnH2n+2। अगर n का मान अगर आप 1 रखेंगे तो बनने वाला तत्व CH4 होगा, जिसे मीथेन कहते हैं। और आगे आपको क्रम पढ़ने आना चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन,
डिकेन, इस प्रकार का पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि जो एन का वैल्यू रखोगे तो फिर आपको बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नाम पूछ देता है। ठीक है, इसके बाद एल्कीन होता है एक, तो एल्कीन में कुछ नहीं होता है, CnH2n होता है, बस इतना होता है। एक होता है एल्काइन, CnH2n-1 होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस वाला मैंने याद रखने के लिए आपको ये भी बताया था कि जो सबसे लंबा नाम है वो माइनस वाला है, एल्काइन, 5 बार। ठीक है, गंगा नदी बेसिन कुल कितने राज्यों को कवर करती है? तो गंगा नदी की बेसिन इंडिया में सबसे बड़ी नदी बेसिन है, जो कुल 5 राज्यों को कवर करती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। गंगा नदी के बारे में मैं सब दिन बात करता हूँ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट नदी है गंगा। यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है और कौन सी धारा से मिलकर बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदी की जब धारा अलग अलग आके यहाँ देव प्रयाग में मिल जाती है उत्तराखंड में, तो यहाँ से ये धारा गंगा कहलाती है। ठीक है, इसके सबसे पहले राम गंगा नदी मिलती है, प्रथम सहायक नदी, और भारत में अंतिम सहायक नदी महानंदा मिलती है, जो नॉर्थ ईस्ट में है। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल के रास्ते, और बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं, और इसके बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। ठीक है, ये 2525 किलोमीटर लंबी नदी है, जो इंडिया की सबसे लंबी नदी है। और वैसे इंडिया की सबसे लंबी नदी इंडियन ओरिजिन में है। ठीक है, अगर विदेशी मतलब बाहर से ओरिजिन हो और इंडिया की सबसे लंबी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है ये आपका तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, जो गंगा से भी लंबी है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ऐसे खाली भारत की पूछा जाए तो गंगा होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की उद्गम जो है भारत के अंदर नहीं होती है, वो तिब्बत के मानसरोवर से होती है, इसीलिए इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा है। इंडिया गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना है, ये भी पूछा जाता है। सोन है ना, गंगा है, यमुना है, सोन है, महानंदा है, राम गंगा है। और इसी राम गंगा नदी पे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो इंडिया की पहली नेशनल पार्क है, इसका नाम बदल के राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तत्व समूह 11 में नहीं है? आपको जो है आवर्त सारणी से रोजाना 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें जो 11 में है, ये है आपका कॉपर, एर्जेंटम है, औरम है, और ये है आरजी है। तो ये चार ही तो है, ये है 11 में। तो जो छोटे हैं ना वहीं से पूछे जाते हैं, तो जो छोटा छोटा है वर्ग, उसमें देख लेना है आपको कौन कौन सा तत्व है। ठीक है, इसके बाद वर्ग का बात आ गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 गो वर्ग है, 7 गो आवर्त है, 118 गो तत्व है, 91 गो धातु है, 20 गो अधातु है, 7 गो उपधातु है, 24 गो कृत्रिम रूप से बनाया गया है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में 14 गो तत्व होता है। सबसे अधिक तत्व 7वें और 6ठा आवर्त में होता है, 32 को। कोई बच्चा बोल रहा है 28 गो, तो भैया 28 गो नहीं, 32 गो आधुनिक आवर्त सारणी में है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आप कैसे, आप ही बताइए, 14 गो जो है हमारा 18 गो वर्ग है। ठीक है, 18 गो वर्ग है, सब में एगो तत्व है, और 14 गो ये यहाँ से अलग से है ऐसे किया हुआ, तो 14, 18, 32 गो ना होगा, कहीं हवा में चला जाएगा। एक प्रश्न आया था कि अवतल लेंस में वस्तु की दूरी डी दे रखा था, यू का मान जो है डी दे रखा था। ठीक है, और यू हमेशा कैसा होता है? तो निगेटिव होता है, तो -d हो गया। ठीक है, और जो आपका प्रतिबिंब की दूरी है वो आपका d/3 दे रखा था, मतलब जो है आपका v जो है आपका d/3 दे रखा था, और फोकस दूरी जो f है आपका 20 दे रखा था। तो आपको d का मान पूछा जा रहा था। आज न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपसे काम करवाया है, यहाँ मान न दे के मान निकालना है। तो भैया अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में दोनों में सेम जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, वो उत्तल दर्पण में क्या प्रॉपर्टीज है कि भाई फोकस दूरी को पॉजिटिव लो, तो हम अवतल लेंस में फोकल दूरी को पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको भी पॉजिटिव लो, तो हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी जो है पॉजिटिव ले लिए। इसके बाद वस्तु की दूरी, दर्पण हो चाहे लेंस, हमेशा चाहे कोई सा भी दर्पण कोई सा भी लेंस हमेशा निगेटिव होता है, तो ये -d होगा। तो अब कर लेते हैं, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v - 1/u। ये दर्पण नहीं है जी, लेंस है, लेंस का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/20 बराबर 1/d/3 हो जाएगा, है ना, और ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि u है माइनस में, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना। तो कर लेते हैं, चलिए। तो 1/20 हो जाएगा प्लस में, 1/d/3 हो जाएगा। v का मान दिया है, प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ मिसप्रिंट है, प्रतिदिन लिखा गया है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/d हो जाएगा। ठीक है, अब ये करेंगे तो 3/d हो जाएगा ना, तो d एलसीएम ले लेंगे, तो 3/d हो जाएगा, तो 3 + 1 हो गया, तो 4/d इस साइड हो गया, इस साइड 1/20 है, 1/20 और 4/d है, तो d का वैल्यू 80 नहीं आ गया जी, तो 80 सेंटीमीटर d की वैल्यू है, यही पूछा जा रहा था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा था कि किसको टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो माल्टोस जब टूटता है ना, ये डाइसेक्राइड है, तो मोनोसेक्राइड में टूटता है, तो आपको जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। कल मिस प्रिंट हो गए थे, तो आप लोग जो है एकदम इतने कमेंट आने लगे, बाप रे। थोड़ी सी मिस प्रिंट टाइपिंग में हो जाती है कभी कभी, है ना, चाहे कितना भी आप अच्छे से करिए, मिस प्रिंट एक आध जरूर हो जाएगा। मैं वहां पे जो है जो भी गलती होती है मैं बता देता हूं,
तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि मिसप्रिंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मैं प्रिंट खुद नहीं करता हूँ, मेरे परिवार के कोई सदस्य द्वारा करवा लेता हूँ, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे है, कौन सा अनुच्छेद संविधान के त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की व्यवस्था करता है? तो संविधान में जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था 243B 243 आर्टिकल जो है पंचायत से संबंधित है। ये आपका इसमें बी जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात कही गई है, और ये समिति का नाम था बलवंत मेहता समिति, जिन्होंने इस स्तर का जो है सिफारिश किए थे, क्योंकि भारत में द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था भी है। 4 स्तरीय जो है आपका बंगाल में है, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। जो समितियां हैं वो तो मैं पहले ही पीडीएफ में दे चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ छापा नहीं। अशोक मेहता है, बलवंत मेहता समिति है, सादिक अली समिति है, सिंघवी समिति है। 1959 में स्टार्ट होता है। साथ ही साथ 9वां भाग और 11वीं अनुसूची जो है पंचायती से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 16 गो नियम बनाया है, ये भी ध्यान रखिए। 16 नियम है 11वीं अनुसूची में, ठीक है। पंचायती व्यवस्था का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके बाद और क्या बता सकते हैं, पंचायती व्यवस्था में 73वां संविधान संशोधन इसी संबंधित है ना। इसके बाद आपका 24 अप्रैल को पंचायती व्यवस्था मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है बनने के लिए सदस्य, और उसके बाद आपका क्या है, 5 वर्षों का पंचायत का कार्यकाल होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है पंचायती राज व्यवस्था से। साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन का जनक अभी मैं बता ही दिया था, लॉर्ड रिपन है। स्थानीय स्वशासन को अलग ढंग से पंचायती जैसे ही मतलब आप फीलिंग रखिए कि यही चीज होती है, ठीक है। सबसे प्राचीन तथा सबसे प्रमाणिक वेद कौन सा है, रिपीट किया, और ऋग्वेद है, कौन नहीं जानता। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद वाला, ऋग्वेद सबसे पहले वाला। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 गो मंडल है, ठीक है। गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है या होता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद हो जाएगा, और इसकी हुई इसके बाद सामवेद, भारतीय संगीत की जो जननी है, संगीत का जनक कहा जाता है इसे। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित वेद है, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी दर्रा है, तो ये नाथुला दर्रा है। कहाँ है, सिक्किम में स्थित है, भारतीय राज्य सिक्किम में भारत और चीन के बीच स्थित है नाथुला दर्रा। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, इसका नाम बदल गया है, अब अटल दर्रा कर दिया गया है, अटल सुरंग कर दिया गया है। नीलिमा आपका उत्तराखंड में है, नी से नीति है, ली से लिपुलेखा है, माँ से माना है। ये तीनों दर्रा को आप याद कर सकते हैं, नीलिमा उत्तराखंड में है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्रा से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है, पालघाट है, थालघाट है, भोरघाट है। तो भोरघाट है आपका मुंबई से पुणे, ठीक है। भोरघाट है मुंबई से पुणे, थालघाट है मुंबई से नासिक, है ना। ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद पालघाट है आपका तमिलनाडु से जो है केरल है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, तीनों बात ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। दोस्तों बेंजीन का सूत्र जो है आपने षटकोण जरूर देखा होगा, षटकोण के टाइप का होता है। यहाँ पे जो है एक एक छोड़ के कार्बन का डबल बॉन्ड होती है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं इंटर तो समझ गए होंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि एक कार्बन को संतुष्ट होने के लिए 4 गो हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। और हाइड्रोजन तो यहाँ पे 6 गो है, तो भाई 6 गो और चाहिए ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बना के दिखाता हूँ तो कुछ समझ में शायद आ जाए आपको। मान लीजिए इस प्रकार का है, ये हर जगह जितना देख रहे हैं आप, एक एक कार्बन बैठा है, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन इस पे बैठेगा, और यहाँ पे जितने भी ये लकीरा भुजा देख रहे हैं इसके सभी को कार्बन समझिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि इसमें जो है 3 डबल बॉन्ड रहता है, एगो यहाँ लगा दिए, एगो छोड़ के एगो यहाँ, एगो छोड़ के यहाँ लगा दिए। अभी सब जगह एगो हाइड्रोजन बैठा है, ठीक है, एगो हाइड्रोजन बैठा है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोजन बैठा है। अब आप गिनती करेंगे तो एगो कार्बन को 4 गो हाइड्रोजन मिल गया है, एगो ई मिल गया, इस कार्बन की बात करते हैं तो एगो मिला, एक दूगो मिला, ये दू गो बॉन्ड है ना, तो 1 2 3 और 1 4 गो मिल गया एगो कार्बन के। तो इस प्रकार से संतुष्ट होते हैं। तो बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, ठीक है। इस पे इतना आपको नहीं देना है ध्यान कि कैसा होता है, और मतलब स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, आपको टिक मारने का नंबर मिलता है जी, यहाँ पढ़ने का नंबर नहीं मिलता है भैया। यहाँ पे मैंने ऐसा भी देखा है जो बच्चा कभी नहीं पढ़ता है उसका जो है हमारे गाँव में बैंक पीओ में रिजल्ट है, तो भी मैं सोचता हूँ कि कुछ तो आपकी ये होती है, लेकिन कुछ तो तुक्का भी होता है, ठीक है। तो आपको तुक्का पे नहीं जाना है, यही नहीं कि तुक्के मारेंगे, सब पढ़िए घर पे, है ना। एक आया था आपका खेलो इंडिया गेम के क्वेश्चन आया था दोस्तों, खेलो इंडिया गेम से क्वेश्चन आया था, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। एक कन्या समृद्धि योजना से संबंधित क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो 2 क्वेश्चन मेरे से क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए मैं इसे छोड़ दिया हूँ। जो भी क्वेश्चन प्राप्त हुए आप तक पहुंचा दिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। और ये पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं कीजिएगा फिर भी चलेगा, लेकिन पीडीएफ आप जरूर लेके पढ़िएगा, क्योंकि पीडीएफ आपकी संपत्ति है, आप बार बार पढ़ सकते हैं पीडीएफ को। अगर एग्जाम आने वाले समय आप एग्जाम देने वाले हैं, आपके पास टाइम है तो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद अगर पीडीएफ देख ले तो आपका पुख्ता हो जाता है वो चीज़, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में।